Good morning, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। इस लाइव क्लासेस में जितने भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामना एवं बधाइयाँ। भगवान कृष्ण आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। देखिए बेटा, पिछले वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पादपों में लैंगिक जनन को हमने विस्तार से पढ़ा और हम पुंकेसर स्त्री केसर की संरचना को देखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पुंकेसर पुष्प का नर जनन भाग है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है और ये पराग कण नर युग्मक कहलाते हैं, पादप के नर युग्मक। इसी प्रकार स्त्री केसर का जो अंडाशय भाग है, उस अंडाशय भाग में अंड कोशिका होती है। इस अंड कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं। फिर आपने पढ़ा निषेचन। निषेचन का मतलब क्या है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है। अब निषेचन के लिए आवश्यक है परागण। भाई, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं और निषेचन के बाद युग्मनज बनता है और युग्मनज में जब विदलन क्रिया होती है, कोशिका विभाजन होता है, तो उससे नई कोशिकाओं का निर्माण होता जाता है। लगातार कोशिका विभाजन से आगे संरचनाएं परिवर्तित होती जाती है। फिर आपने पढ़ा परागण। परागण में क्या होता है कि एक पुष्प के पुंकेसर से पराग कणों का उसी के वर्ती काग्र पर पहुंचना या दूसरे वर्ती काग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। यानी पराग कणों का वर्ती काग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। पराग कणों का ध्यान रखना, एक परागण है, एक पराग कण है। तो पराग कण नरयुग्मक है और परागण क्रिया है। पराग कणों का वर्ती काग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार से होता है, स्वपरागण, पर परागण। पर परागण, स्वपरागण। और परागण की क्रिया वायु के द्वारा, कीट के द्वारा, जल के द्वारा विभिन्न प्रकार से होती है। इन सब की बात मैं आपसे कर चुका। अब हम आज के वीडियो में देखते हैं आगे। अब नया क्वेश्चन में लेता हूं कि वर्ती काग्र जो स्त्री केसर का भाग है, जब परागण क्रिया होती है तो परागकण वर्ती काग्र पर आ जाते हैं। तो उस वर्ती काग्र पर पराग कणों का अंकुरण कैसे होता है, इस क्वेश्चन को मैं आज विस्तार से आपको समझाता हूं। देखिए बेटा, आपके सामने देखो, मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूं, मैं बना के भी दिखा दूंगा आपको। ये देखो आप, ये स्त्री केसर का भाग है, यानी ये पुष्प का मादा जनन भाग है। पुष्प का मादा जनन भाग। अब इस भाग में देखें, ये ऊपर का भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। ये नलिका यहां से यहां तक कहलाती है वर्तिका और ये फूला हुआ पूरा जो भाग है ये कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय। जब परागण क्रिया होती है तो परागकण देखो वर्तिकाग्र पर आ गए, ये परागण है। अनुकूल स्थिति आने पर ये परागकण अंकुरित होते हैं और इन पराग कणों के अंकुरित होने से इसमें से पराग नलिका विकसित हो जाती है और यह पराग नलिका वर्तिका में होकर देखो अंडाशय तक पहुंच रही है। ये देखो, और अंडाशय में पहुंचकर जो बीजांड है, बीजांड के निचले सिरे पर बीजांड द्वार होता है, उस बीजांड द्वार में ये पराग नलिका आकर जुड़ जाती है और इस नलिका के माध्यम से अब परागकण चलेगा। इस नलिका में होकर परागकण इस नलिका के माध्यम से आकर के और अंड कोशिका से जुड़ जाता है।
जैसे ही परागकण अंड कोशिका से जुड़ता है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे हम कह सकते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं? भ्रूण। निषेचन के बाद ये पूरा जो बीजांड है ये बीज में बदलता है और पूरा अंडाशय भाग फल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार बढ़ती कागर पर पराग कणों के अंकुरण की क्रिया होती है, जिससे पराग नलिका बनती है। इस पराग नलिका के द्वारा पराग कण वर्ती कागर से होते हुए अंडाशय तक पहुंच जाते हैं और अंडाशय के अंदर अंड कोशिका से पराग कण सलित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार बढ़ती कागर पर पराग कणों का अंकुरण होता है। ठीक है, अब ये डायग्राम आपके सामने है, दिखाऊं आपको इसको और आप खुद भी प्रयास कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल आसान है बनाना। सबसे पहले आप इसके लिए क्या बनाएंगे? स्त्री केसर। पुष्प का जो स्त्री केसर है उसको आप बनाएंगे। ये पुष्प का वर्तिकाग्र है स्त्री केसर का, ये वर्तिका है, ये फूला हुआ भाग अंडाशय है। देखिए इसके अंदर हम देखें तो अंदर होता है बीजांड। इस बीजांड में सात कोशिकाएं होती है। और 8 केंद्रक होते हैं। देखिए 3 कोशिकाएं ऊपर है, 3 नीचे है और 2 अंदर है, 1 कोशिका अंदर है। 8 केंद्रक होते हैं, क्योंकि मध्य में जो ध्रुवीय कोशिका होती है उसमें 2 केंद्रक होते हैं। अब देखिए ये जो बीजांड है, भ्रूणकोश है, इसके ऊपर ऐसी मोटी परत पाई जाती है। अब जैसे ही परागकण इस बढ़ती कागर पर पहुंचते हैं, देखो तो इस परागकण में जर्मिनेशन होने लगता है, मीन्स अंकुरित होने लगते हैं। और यहां से अंकुरित होने से इसमें पराग नलिका बनती है और ये पराग नलिका वर्तिका में होकर और बीजांड द्वार से प्रवेश कर जाती है। देखो ये पराग नलिका है, पराग नलिका अंडाशय भाग तक पहुंच रही है। ये देखो, और यहां से आकर ये फिर इससे सलित हो जाएगी। ये अंड कोशिका है, अंड कोशिका बोले तो मादा युग्मक, ये फूला हुआ जो भाग है पूरा अंडाशय, ये जो नलिका है ये वर्तिका, ऊपर आपको दिख रहा है परागकण। इस परागकण को कहते हैं नर युग्मक। ठीक है, ऊपर आप देख पा रहे हैं यहां पर ये अंकुरण हो रहा है। क्या हो रहा है? अंकुरण।
तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन चल रहा है ये है, वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण कैसे होता है। यहां आप ये चित्र समझ रहे हैं, क्वेश्चन को सबसे ऊपर नोट कर लेना कि वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण कैसे होता है। देखिए, वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण, इसके लिए आपको इस चित्र का अध्ययन करना होगा। यहां पर अब देखिए, आप जो परागकण होता है, ये परागकण कहां पहुंचेगा? वर्तिकाग्र पर। ठीक है, अनुकूल स्थिति आने पर परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यानी परागण क्रिया द्वारा। तो परागकण परागण क्रिया से जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो अनुकूल स्थिति आने पर पराग कणों का अंकुरण हो जाता है और पराग नलिका विकसित होती है। पराग नलिका विकसित होती है। इस पराग नलिका से पराग कण अंड कोशिका तक पहुंचते हैं, अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। जैसे ही अंड कोशिका तक परागकण आता है, यहां पर अंड कोशिका और परागकण आपस में मिल जाते हैं और अंड कोशिका और परागकण के मिलने से निषेचन क्रिया संपन्न होती है और निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के परिवर्तन होने पर पूरा जो बीजांड है ये बीज में बदल जाता है, अंडाशय फल में बदल जाता है और बाकी पुष्प के जो भाग हैं, बाह्यदल, दल, अन्य जो भाग हैं, ये सब सूख कर झड़ जाते हैं। इस प्रकार एक पादप के अंदर फल का निर्माण होता है। यानी जो फल है वो पुष्प का अंडाशय है और जो बीज है वो अंडाशय के अंदर पाए जाने वाला बीजांड है। तो बीजांड बीज में बदलता है, अंडाशय फल में बदलता है। इस प्रकार वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण होता है। ठीक है बेटा, अब इसको आप चाहें तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, जैसा मैं आपको बताऊं। जो बोला है वो लिखना है और उसके साथ आपको डायग्राम भी बनाना है। देखिए बेटा, देखो चित्र आपके पास बना हुआ है। क्वेश्चन है आपका, वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण। तो यहां देखो बेटा स्पष्ट, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। इसके लिए परागकण से जो पराग नलिका है वो विकसित होती है तथा वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। ऐसा आपने चित्र में देखा है, चित्र मैंने आपको समझाया है। अब जैसे ही परागकण पहुंच जाएगा अंड कोशिका तक, निषेचन हो जाएगा। तो निषेचन के पश्चात क्या बनेगा? युग्मनज। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं और बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है, परिपक्व होकर फल में बदल जाता है और इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका, वर्तिकाग्र प्राय सभी मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को यानी फल के साथ स्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? तो आपने नहीं देखा होगा। जैसे ही फल बनने लगता है, पुष्प के और सब भाग सूख जाते हैं। बीजों के बनने में पौधे का लाभ देखो क्या होता है कि बीज के अंदर जो भी भावी पौधा है, भविष्य का पौधा है, उसके यानी जो आनुवांशिक लक्षण उसके अंदर होते हैं। नवोद्भिद में अंडाशय यानी एक तरह से विकसित होने की क्षमता होती है।
इस प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। तो अंकुरण की परिभाषा भी आप लिखेंगे कि नवोद्भिद जो पादप है, किसी बीज से उपयुक्त परिस्थिति में नवोद्भिद पादप का विकसित होना अंकुरण कहलाता है। तो यहां एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके लिए, अंकुरण। चलिए, तो एक क्वेश्चन आया आपका अंकुरण। देखिए, अंकुरण क्या है? एक लाइन की परिभाषा है, नोट कर लेना। बीज से अनुकूल परिस्थिति के दौरान नवोद्भिद पादप का विकसित होना अंकुरण कहलाता है। बीज से अनुकूल परिस्थिति के दौरान नवोद्भिद पादप का विकसित होना अंकुरण कहलाता है। अब इस दौरान देखो, बीज अंकुरित होता है। क्या अंकुरित होता है? बीज। अब उस बीज के अंदर आप देखोगे तो बीज जब अंकुरित होता है तो उससे दो भाग विकसित होते हैं, एक प्रांकुर और दूसरा मूलांकुर। मूलांकुर जो मूल का निर्माण करता है, जो मूल का अंकुर है। प्रांकुर जो तने का निर्माण करता है। तो यहां पर दो शब्द आते हैं अंकुरण के अंदर। देखो, मैं आपको इसको भी चित्र के द्वारा बताता हूं। यह चित्र आप कंप्लीट कर लिया होगा आपने कि वर्ती काग्र पर परागकणों का अंकुरण कैसे होता है। इसमें आप कंप्लीट इस डायग्राम को आप क्लियर करेंगे। क्वेश्चन है वर्ती काग्र पर परागकणों का अंकुरण, जैसे बताया है ऐसे ही आप इसको लिखोगे और समझोगे। ठीक है, टॉपिक वाइज यहां से स्टार्ट हो गया परागण से और यहां तक चलेंगे। इसके बाद आप टॉपिक लेंगे निषेचन, जो आपने पहले भी पढ़ लिया, और उसके बाद अंकुरण। अंकुरण में आपने देखो अंकुरण या जर्मिनेशन, इसमें क्या होता है? देखो, कोई बीज है, जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं उनमें दो बीज पत्र आपस में जुड़े होते हैं। एक बीज पत्री में केवल एक बीज पत्र होता है। जैसे गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा, ये सब एक बीज पत्री है, क्योंकि इनके बीज दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होते। जबकि द्विबीजपत्री में आप देखें सभी प्रकार की दालें, मूंगफली, बादाम, ऐसे विभिन्न प्रकार के ऐसे बीज जिनके दो बीज पत्र होते हैं, उनको बराबर भागों में बांट सकते हैं, उन्हें कहते हैं डाइकोटिलेडन या बीजपत्री। अब कोई बीज अंकुरित कैसे होगा? देखो आप, ये एक बीज का मध्य का पार्ट है। देखो, ये एक द्विबीजपत्री बीज है। अब इसमें हम देखें तो इस बीज में ये वाला भाग जो बनाता है प्रांकुर और ये वाला भाग जो बनाएगा मूलांकुर। तो क्या होता है इसमें? देखिए बेटा, ये बीज का भाग, यहां से मूलांकुर निकलते हैं और यहां से प्रांकुर निकलता है। तो हम कह सकते हैं किसी बीज से अनुकूल परिस्थिति में, किसी बीज से अनुकूल परिस्थिति में नवोद्भिद पादप का विकसित होना अंकुरण कहलाता है। क्लियर? तो देखिए बेटा, अंकुरण के अंदर हम इतना ही लिखेंगे और इतना इसको आप बताएंगे। इसको आप देख सकते हैं। देखो, देखिए, ये एक बीज है और इस बीज के बाद आप नीचे देखें
ये दोनों बीज पत्र हैं, बीज फलक या बीज पत्र, जिनमें खाद्य पदार्थों का संग्रह रहता है, जो ऊर्जा का स्रोत है। इस के मध्य भाग में आप देखें कि आप किसी भी चलो द्विबीजपत्री को आप तोड़ के देखना, तो उसमें एक छोटा सा अंकुर होता है, और वो अंकुर ही अंकुरित होता है जब अनुकूल परिस्थिति आती है। बाकी और पूरा भाग जो है वो खाद्य संग्रह है, खाद्य पदार्थ उसमें इकट्ठा रहता है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो। यहां आप इसमें देखें तो ऊपर का भाग देखो क्या कहला रहा है, प्रांकुर, और ये जा रहा प्रांकुर। तो प्रांकुर आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तने में। ऐसे तो इसे कहते हैं भावी प्ररोह या भावी तना, और नीचे का भाग अंकुरित होकर नीचे की ओर विकसित होता है, इसे कहते हैं मूलांकुर, जो भावी जड़ है, जो आगे जड़ का निर्माण करती है, और ये आगे तने का निर्माण करता है। इससे बनता है तना और इससे बनती है मूल या जड़। ठीक है, तो यहां पर अंकुरण भी एक छोटा सा टॉपिक, इसको आप चित्र के द्वारा करेंगे। अब यहां इस टॉपिक को कंप्लीट हो जाने पर अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आता है। देखिए, आप देखिए बेटा, अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अब मानव में लैंगिक जनन। मानव में लैंगिक जनन की बात करूं तो देखिए बेटा, मानव में नर और मादा, यानी मानव एक लिंगी प्राणी है जिसमें नर भी है और मादा भी है। नर में वृषण पाए जाते हैं, ऐसे मादा में अंडाशय पाया जाता है। वृषण में शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु बनते हैं, ऐसे अंडाशय में अंड जनन की क्रिया के द्वारा अंडाणु बनते हैं। शुक्राणुओं को नरयुग्मक कहते हैं, अंडाणुओं को मादा युग्मक कहते हैं। और जब नरयुग्मक मादा युग्मक का संलयन होता है तो उससे उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद युग्मज बनता है, और युग्मज में लगातार विदलन होने से यानी भ्रूण बनता है। भ्रूण के विकसित होने के बाद एक नवजात शिशु का जन्म होता है। यह एक प्रक्रिया है मानव में लैंगिक जनन की। तो मानव में लैंगिक जनन के लिए हमें नर और मादा जनन अंगों की बात करनी होगी। इसमें हमें पढ़ना होगा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, दोनों की बात करेंगे। और इनकी बात करने के अलावा इनसे स्त्रावित होने वाले हार्मोन्स की बात करूंगा कि हार्मोन्स जो विकसित होते हैं उनका क्या प्रभाव है। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अंड का निषेचन नहीं होने पर क्या होता है, कि मादा में जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। अंड का निषेचन नहीं होने पर, जब अंड का ही निषेचन नहीं हुआ तो क्या हुआ, जब यानी शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाया तो युग्मज का निर्माण नहीं होगा, और वह अंड क्षतिग्रस्त हो जाएगा। और अंड के क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ गर्भाशय की जो आंतरिक परत है, अंतः गर्भाशय परत एंडोमेट्रियम, वो भी क्षतिग्रस्त हो जाती है, और वह एक गंदे रुधिर के रूप में योनि मार्ग से बाहर आती है, जिसे माहवारी कहते हैं। फिर हम इसी लैंगिक जनन के दौरान पढ़ेंगे यौवन आरंभ। लड़कों और लड़कियों में जो यौवन आरंभ होता है वो एक निश्चित अवधि है। लड़कियों और लड़कों में एक निश्चित आयु पर द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, जिससे नर और मादा यानी लड़के और लड़कियों में विभेद उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं, उनकी भी मैं आपसे बात करूंगा। इस दौरान लड़के और लड़कियों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। यह यदि हम देखें तो लड़कियों में 12 से 14 वर्ष की आयु में या 11 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाते हैं, और ऐसे लक्षण लड़कों में 13 से 15 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाते हैं, चाहे वो आवाज का भारीपन हो या लड़कियों में पतली आवाज हो। लड़कों में दाढ़ी मूंछों का आना है,
कंठ का विकसित होना है, लड़कियों में स्तनों का विकास होना है। ऐसे विभिन्न प्रकार के लक्षण है जो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा। यहां केवल आपको मैं इसका सार बता रहा हूं। तो हम इसमें देखेंगे बेटा, डायग्राम के द्वारा पढ़ेंगे। ये नर जनन तंत्र है जिसको मैं नामांकित चित्र के द्वारा आपके सामने स्टडी करूंगा, बताऊंगा आपको। एक एक अंग के बारे में बताऊंगा, कौन सा अंग जिसका फंक्शन क्या है और उसकी क्या भूमिका है। इसी प्रकार देखो, ये मादा जनन तंत्र है। इस मादा जनन तंत्र की भी हम स्टडी करेंगे। इसके मैं आपको एक एक भाग के बारे में समझाऊंगा कि अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, इन सब की संरचना क्या है, इनके कार्य क्या हैं, इन सब के बारे में भी मैं आपसे एक एक करके बात करूंगा। तो बेटा अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो है मानव में लैंगिक जनन। थोड़ा आप भी पढ़ के तब आप बैठना तो समझ पाएंगे इसके बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।